अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीबी बोल न्यूज़। मैं इकबाल खान। मैं खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद मुताल से नेक मतलूब हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज की यूथ अवेयरनेस में बात करेंगे शेड्यूल 4 के हवाले से, जो कि शेड्यूल 4 जैसे काले कानून के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आया कि गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली किस तरह से हो रही है। और जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम और हमारे जो दीगर बरादरान हैं और गिलगित बल्तिस्तान की यूथ ख़ासकर उनके ऊपर जो है वो शेड्यूल 4 जैसा काला कानून जो है वो लगाया जा रहा है। तो इसके वजूहात क्या हैं? क्यों ये काला कानून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है? इसके वजूहात क्या हैं? कब से ये शुरू हो गया है? और इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे तारुफ़ कराने से पहले आप भी अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जो है वो बराह रास्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप लाइव जो है वो प्रोग्राम में हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। आप जो है वो यूथ अवेयरनेस पे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आज के हमारे मेहमान हैं यावर अब्बास भाई, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। बेहद शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद तुराबी। आप जो है वो शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप दोनों जो है वो मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाल के जी बोल को वक़्त दिया। जी, आपसे चूँकि यावर अब्बास भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, यावर भाई। जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप जी, मेरे ख़्याल से यावर भाई की तरफ आवाज़ नहीं आ रही है। तो जी अहमद तुराबी साहब, आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो शेड्यूल 4 जैसा काला कानून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो लाया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से जो यूथ हैं और ख़ासकर वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, वहाँ के मुख्तलिफ जो सियासी तंज़ीमों के लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो शेड्यूल 4 लागू किया गया है। तो आप एक कानूनदान हैं, आप एक कानून के जो है वो को पढ़ते हैं और कानून को जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं शेड्यूल 4 का गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर शेड्यूल 4 लगाना, आप क्या समझते हैं इसे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बोल जीबी टीवी नेटवर्क वालों का कि उन्होंने मदऊ किया और मुझे अपनी नज़रिया, अपनी ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बुनियादी लिहाज से सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस हिसाब से बुनियादी बुनियादी लोगों के हकूक़ के पामाली जिस अंदाज में हो रही है, शायद पाकिस्तान या कहीं पे भी नहीं हो रही होगी। वो हुकूक़ के हवाले से हो, लोगों के सियासी हवाले से हो, लोगों के माशी हवाले से हो, हर हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर एक कदगन लगाई गई है। हालांकि हम UN के चार्टर के मुताबिक एक मुतनाज़ा एरिया है और हमारे ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी है उनके ऊपर पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन है, वो इस तरह रूल अप्लाई नहीं होते जिस तरह बाकी पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बावजूद भी बाकी पाकिस्तान ठीक। के शहरियों से ज़्यादा सख्त तरीके से, ज़्यादा ही प्रेशर के ज़रिए हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी है, जो एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब वो आप उनको बोलें सियासी तौर के ऊपर, शऊरी तौर के ऊपर, लोगों को आगाही देने के हवाले से जो नौजवान या जो भी रहनुमा इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको इस काले कानून के अंदर ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है ताकि वो अपने एक जद्दोजहद, अपनी एक तहरीक, अपने एक नज़रिए से पीछे हटें। तो इस हवाले से ये मुसलसल ये कई सालों से चला आ रहा है और कई सालों से सिलसिला चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के काले कानून में जी, डालने अहमद से लोगों तुराबी के साहब, लिफ्टों आप में। जारी रखें। जी जी जी। जी, जी, जी। आवाज़ भरपूर आ रही जी, है, थोड़ा-सा आवाज़। आ रही है आवाज़ आपको? आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है आपको?
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی، تو میں نے کہا گلگت بلتستان، میرے کہنے کا مطلب ہے گلگت بلتستان میں جس طرح ایک پامالی کی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس لیول کے شخصیات ہیں۔ مزے کی بات اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے گا کہ ٹھیک ہے سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے انہی شخصیات کو یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، پھر ان کو واپس فورتھ شیڈول کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ کیسا قانون ہے آپ بتائیں؟ اپنے مفادات کے لیے ٹھیک ہے ان شخصیات کو اس شیڈول فورس سے نکالا جاتا ہے، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کو دوبارہ فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ مطلب بدترین انسانی ٹھیک ہے حقوق، بدترین لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے یہ قانون ہے، اور مسلسل اس حوالے سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام میں شعور اور آگاہی دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اس جو کالے قانون کے اندر جو لیکن یوتھ ایڈوکیٹ ہیں صاحب اس میں ان سوال یہ کو، پیدا ہوتا ہے، آیا کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جی 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 میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بالکل یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ شیڈول 4 میں لگایا جاتا ہے، دیگر جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو یوتھ ہیں، خاص کر پڑھے لکھے جوان ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے شیڈول 4 کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ مطلب یہ تو ٹیررسٹ ایکٹ ہے، مطلب دہشت گردوں کے اوپر، اس طرح کے لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے قانون کے اوپر اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیں، اول تو پاکستان کے قانون جو ہے وہ ڈائریکٹ طور کے اوپر گلگت بلتستان کے اوپر لاگو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے بس بدقسمتی یہ گا کہ ہمارے ہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، جو بولا جاتا ہے ان کو اسی کالے قانون کے ذریعے ان کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ آپ اسی کی مثال آپ دیکھیں، بلوچستان کے اندر بھی جو مسلسل یوتھ کو ان لوگوں نے اسی طرح ڈیگریڈ کرتے رہے، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے بلوچستان میں۔ اور یہی جی جو ان کا طریقہ ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے UN کا چارٹر اور قوانین موجود ہے، اس کے باوجود بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جس طرح وہ اس قانون کو زبردستی زور استعمال کر رہے ہیں اپنے مرضی سے۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر 2 ورڈز کیا لکھیں ان کے خلاف، آپ تیسرے دن فورتھ شیڈول کے اندر ہوں گے۔ یہ کیا معیار ہے؟ یہ کیا ان کا، انہوں نے کیا پالیسی بنائی ہوئی، کیا ان کا سسٹم ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بولیں؟ تو اس طرح پاکستان کے قانون کے مطابق گلگت بلتستان کے اوپر تو بالکل بھی لاگو نہیں ہوتا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے گا سب سے بڑی جی کہ ہمارے لوگ چیلنج ٹھیک بھی ہے نہیں کرتے، ہمارے لوگ ہمارے خوش ہوتے ہیں، بہت سارے چرچ کے لوگ اس حوالے سے اپنے مخالفین سمجھ کے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ کل ان کی باری بھی آنے والی اسی سسٹم میں اور اسی بلیک لسٹ کے اندر۔ بالکل صحیح۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک طرف سے جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ شیڈول 4 اس طرح کے جو قانون ہے وہ لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر مہمان پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس پاشا صاحب، آپ جو ہے وہ بھی یوتھ اویئرنیس کے چیئرمین ہیں، اور انٹرنیشنل یوتھ فورم کے جو ہے وہ آپ رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اور بلتستان سے ہمارے ساتھ معروف سوشل ایکٹیوسٹ اور MWM کے رہنما محمد کریمی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ جی آپ کی طرف آتے ہیں، کریمی صاحب آپ کی طرف۔ آپ جو ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں سے شیڈول 4 کا سامنا کر رہے ہیں، تو کس طرح کے مسائل جو ہے وہ اس دوران میں آپ کو آتے ہیں؟ شیڈول 4 کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا آپ کو ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں شیڈول 4 جیسا جو قانون ہے، یہ گلگت بلتستان میں اس طرح کا قانون کا لاگو کرنا، اور ہماری جو شخصیات ہے خاص کر سیاسی اور جو دیگر ہماری یوتھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا قانون کا لاگو کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی شیخ صاحب۔ بسم اللہ شیخ صاحب الرحمن آواز آ رہی ہے آپ الرحیم۔ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن بھرپور آ رہی ہے، الرحیم۔ بسم اللہ کیجیے۔ اقبال بھائی چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پہ موجود ہمارے تمام دوستوں کو میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ عباس بھائی ہیں اور ہمارے جو ابھی پہلے اسپیچ کر رہے تھے، آپ کو بھی میں السلام علیکم عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج موقع کے لیے یہاں پہ فورم فراہم کیا۔ تو محترم بات اتنی سی ہے کہ ہم گزشتہ 6 سالوں سے حفیظ الرحمان کے اب تک ہم شیڈول 4 کا شکار ہے،
اور اس وقت جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے جو ہمیں آخری یا کچھ بھی کہیں کہ ایک شناختی کارڈ ہمیں وہ تک، اور اس کے بعد ہمارے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بلاک ہے، ہمارے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ ہمارا منجمد ہے، تمام تر شہری حقوق اور انسانی بنیادی حقوق سے ہم محروم ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گلگت بلتستان کے اندر سعید مہدی شاہ کے دور میں انہوں نے سبسڈی جو ہے کے چارٹر آف ڈیمانڈ 1971 شملہ معاہدے کے تحت گلگت بلتستان اور پورے خطے کے اندر جتنے بھی متنازع علاقے ہیں فراہم کیا جا رہا تھا، اس میں سے گندم کے اوپر جو گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے 27 بنیادی اشیاء میں سے صرف ایک گندم رہ گیا ہے جس باقی 26 اشیاء کے اوپر جو ہے انہوں نے جو سبسڈی اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جو لکھا تھا وہ ختم کر چکے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے سعید مہدی شاہ دور میں جب یہ اس کے اوپر سے جو ہے ریٹ پر آنے کی بات کی 11 دن ہم نے یادگار شہداء اسکردو کے اوپر کرنے دیے، اور اس میں ہم نے بھرپور اور پوری طاقت کے ساتھ عوام کی نمائندگی کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سرکار کے نوٹس میں آنے اس کے علاوہ بھی جہاں جس حلقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی جب جب عوام کے ساتھ جو بھی مشکلات آتے ہیں تو اس میں ہمارے یوتھ سرپرست تھے، ہمارے عوام کے ساتھ تھے، اور اسی بنیاد پر ہم عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا پورے جی بی لیول کا ہو یا یعنی ایک حلقہ لیول کا ہو یا ڈسٹرکٹ لیول کا ہو۔ جب جب بھی قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو اس وقت ہم لوگ میدان عمل میں اتر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہو پاکستان کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو یہاں کے باشعور لوگوں سے خطرہ ہے، یہاں کے باشعور یوتھ سے خطرہ ہے، باشعور علماء سے خطرہ ہے کہ کہیں ان کے مظالم جو قوم کے اوپر یہ لوگ دبا رکھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے اس شیڈول 4 کو اول تو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم شامل ہیں، اور پاکستان کے تمام مظالم کو آنگے دھال بیان کرنے کی ہمارے پاس الحمدللہ طاقت ہے، اور ہم آئندہ بھی اس سلسلہ کچھ بھی ہو۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ جو گلگت بلتستان کے عوام جو ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو وفاقی جماعتیں ہیں، چاہے جس جماعت سے میرا تعلق ہو، مسلمین سے میرا تعلق ہے، میں اس جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود بھی یہ لفظ میں بتاؤں گے کہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کو کے بعد جذباتی بناتے ہیں کہ ہم آپ کو آئینی حقوق دیں گے، ہم آپ کو بنیادی حقوق دیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے، یہ سارے جدید قسم کے نعرے ان کے پلاسٹر وغیرہ کرا کے اور کلر وغیرہ کرا کے وہ لوگ لے کے آتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے عوام کے لیے جب تک پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو نعرے یہاں پہ لے کے آتے ہیں مکمل آگاہی نہیں ملے گا، اس وقت تک گلگت میں یہاں پہ مختصر عرض کروں گا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سمجھتے ہیں کہ یہاں کے طاقت کیا جائے کہ ہاں ہم مختلف دنیا کے اندر آنے والے انقلابات کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کیا ہے وہ ملی حمید اور نیست نابود ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے شیخ صاحب کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہے گلگت بلتستان میں جو ہے انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے یہ بھی بہت باہر نکلنے کی ضرورت ہے، جبر اور استحصالی کو جی شیخ صاحب
जी फरमाएं। मेरे ख्याल से शेख साहब की तरफ आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी तरफ आते हैं अब्बास पाशा साहब, आप चूँकि ह्यूमन राइट्स के जो है वो मेंबर हैं, तो इंसानी हुकूक के हवाले से जो है वो आप काम करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इंसानी हुकूक की जो बदतरीन पामाली हो रही है हालिया दिनों में, और इससे पहले जो अदवार है उसमें से अभी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो बुनियादी जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है उसका इदराक कैसे मुमकिन है? जी अब्बास पाशा अस्सलाम साहब। वालेकुम इकबाल भाई, आपके साथ प्रोग्राम में बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो वालेकुम आप लोगों सलाम। का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में हमें मदद किया। असल में सबसे पहले बात यह है कि मेरा भाई, ये जो शेड्यूल 4 है, ये सेक्शन 11EE के तहत 1997 में जनरल मुशर्रफ ने ये जो है लागू किया था कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। तो इस शेड्यूल के तहत मतलब कोई भी बंदा अपने हक हुकूक के लिए बात नहीं कर सकता था, या इसमें यह भी ऑप्शन है कि रियासत के भी अपने कुछ तरीक़ाकार होते हैं। अगर कोई रियासत का झंडा जलाता है या रियासत के खिलाफ मतलब कानून से बाहर जाके बात करता है तो उसके लिए सज़ा मुकर्रर है, और ये सज़ा जो है 3 साल के लिए होता है। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। जैसा बाबाजान था, बाबाजान को तकरीबन 7 साल से ऊपर जो है जेल में लोगों ने बंद किया गया। इस तरह की चीज़ें ये होती रही है। इंसानी हुकूक मतलब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये मसला है। मतलब हर मुल्क में ये मसला है। हर मुल्क का अपना एक सिस्टम है, जो सिस्टम चलाते हैं वो अपना एक मंशूर लेके चलते हैं। हर जगह में आप कहीं पर दुनिया में किसी भी मुल्क में जाए, अवाम की बात कोई भी पूरा नहीं सुनता है। अमेरिका में मतलब पब्लिक की अपनी एक सोच है, गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह है। लेकिन हमने ये देखना है कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है, तो इस मुतनाज़ा इलाके में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ में ये गुंजाइश है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया में जो है एटीए लग सकती है, शेड्यूल 4 जैसी एटीए हमने सबसे पहले ये देखनी है। तो मैं खुद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ गिलगित बल्तिस्तान का। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम कोशिश में हैं, वफाक में इस्लामाबाद में हूँ, तो मैंने सदर से भी बात की है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है हम ज़रूर आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे नौजवान जेलों में हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन जगह है, उसको पुरअमन ही रहने दें, उसको तरक्की की तरफ लेकर आए, और तरक्की की तरफ हम तब ला सकते हैं जब वहाँ पर सबसे पहले अमन होगी। अमन हो गया तो ये हम कुछ कर सकते हैं। अमन के लिए ये है कि जेल में जितने भी बेगुनाह लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको रिलीफ दे दें, उनको रोजगारी की तरफ लेकर आए हैं। ये जो मतलब कत्ल, गारत, नफरत वगैरह जो मजहबी इलाकाई जो चीज़ें, इनका खात्मा करेंगे। टूरिज्म हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है बिजनेस में। हम टूरिज्म के लिए भी सबसे पहले अमन चाहिए। अगर अमन नहीं हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान उस लेवल पर, हम कहते हैं ना मिनी स्विट्जरलैंड तब बनेगी जब वहाँ पर अमन होगी। हम चाहते हैं कि सबसे पहले अमन हो जाए, और इसके लिए मैं इधर कोशिश में हूँ कि जो वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है, अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी साहब है, IGP साहब है, जितने भी जिम्मेदार लोग गिलगित बल्तिस्तान में, हम कोशिश में कि इन सब के साथ हमारा मतलब बैठक हो जाए, हम बात करें। वहाँ पे जनरल साहब भी है, उनसे भी हमारी नशिस्त हो जाए कि इन चीज़ों का हम सब मिल के जो है काम करेंगे, एक अच्छे काम की तरफ जाएंगे। देखें, हम गिलगित बल्तिस्तान को हम चाहे तो आइडियल बना सकते हैं कि वहाँ पर लोगों का रहन सहन शुरू से रियासतें रही है। अब हमारा अपना इलाका नगर रियासत 900 साल वहाँ पर रियासत रही है, और उस रियासत से पाकिस्तान के लिए भी सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट रही है। जब क़ायद आज़म ने खत लिखा था कि हमारे पास शायद कलम दावत लेने के लिए भी गुंजाइश ना हो, तो उस वक्त मीर अबनगर ने जो है सोने के साथ जितना भी ज़र मौजूद था खजाने में, वो सब पाकिस्तान का हवाला किया है। हम शुरू से मुहिब वतन है, हम मुसलमान हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन हम मुतनाज़ा है, डिस्प्यूटेड है। ये पाकिस्तान भी मानता है, गिलगित बल्तिस्तान भी मानता है, हर कोई मानता है, UN भी मानता है। हम कहते हैं कि UN से हमारा फैसला होने तक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा न करे। अगर पहले किसी ने ATA वहां पर लगाया है तो उसकी अपनी पॉलिसी है। अभी जो मौजूदा हुकूमत है 2021 में जो नए लोग बैठे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग इन चीज़ों पर नज़रसानी करें।
अगर कोई चीज साबिका लोगों ने गलत किया है तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी स्टडी करके इस चीज को खत्म करो और एक पॉजिटिव वक्त की तरफ आ जाए। तो हम यूथ में अवेयरनेस भी इसी तरह मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है तालीम की तरफ आए, तरक्की की तरफ आए हैं, अमन की तरफ आए हैं। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब वहां पर अमन होगा। तो इसलिए आप सबसे मेरा गुजारिश है लेकिन पाशा साहब इधर एक जी 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 भैया पाशा साहब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, जैसे आपने फरमाया कि अमन होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो पहले से भी अमन है, अभी भी अमन है। हालिया जो वाकयात हुए इसमें आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान ने की जो आवाम है ने इस तरह के जो वाकयात को यकसर मुस्तरद कर लिया। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो कोई अमन का मसला नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो बेदार हो चुकी है। तो किस तरह की अमन यहाँ पे, मतलब ना कोई तो इस तरह के कवानीन क्यों लाए जा रहे हैं, आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? नहीं भाईजान, अमन पहले था। अमन आपको किसने कहा कि वहां पर अमन है? गिलगित शहर में कितने मसाइल हो गए, कितने अजीज अकारीब, हमारे अपने अजीज अकारीब इतने डिस्टर्ब रहे, शहीद हो गए। मतलब हम सबके मतलब हमारे ऑफिस में फैमिली ट्रम्स है, सुन्नी शिया जितने भी हमारे रिश्तेदारियां हैं, हमारे इलाके, सब हमें पता है। डिस्टर्बेंस तो बहुत ज्यादा हुई है, ये नहीं है कि डिस्टर्बेंस नहीं हुई। हाँ, साइड पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर अभी भी अमन है। हम चाहते हैं कि इस अमन को मजीद खराब न करे। जैसा वहां पर कौमियतें चलती है, शिनियाशकुन वगैरह, मजहबी इलाकाई वगैरह चीजें चलती है, हम चाहते हैं इनका भी खात्मा हो। ये चंद लोग ही करते हैं और कोई मतलब ऑल ओवर पूरे गिलगित बल्तिस्तान वाले तो नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यार इनको भी, हम कहते हैं कि यार हम सब गिलगित बल्तिस्तान बन के रहे, एक इलाके के लोग बन के रहे। हम इज्तिमाई बात करते हैं। अगर ये चीजें हम सब उठाएंगे, एक तरफ से एक मजहब की बात करें, एक तरफ से एक शिनियाशकुन की बात करें, दूसरी तरफ से एक अपनी पार्टियों की बात करें, तो फिर हम तो डिवाइड होंगे मेरे भाई। इसलिए जनाब इज्तिमाई सोच हम सब के लिए जरूरत है। और मैं पहले जो डिस्टर्बेंस रही है, अभी जेलों में कितने नौजवान हैं ये आपको बेहतर पता होगा। हम चाहते हैं कि उनमें पता करें कि कितने नौजवान मतलब गुनाहगार है, कितने बेगुनाह है, सबका अजाला करे। अगर कोई इन चीजों में मुलव्वस नहीं है तो उसको रिलीफ दिया जाए, उनको इन चीजों से निकाल दिया जाए। अमन तब होगी ना। अब देखे आपका भाई जेल में है, वो मतलब किन किन मसलों से गुजर कर आपने अपना घर सब कुछ आपने जनाब बर्बाद किया है। जनाब जानी माली लेवल पर आप जीरो है, आपका भाई जेल में है, कोई शहीद हुआ है, तो आपके जहन में क्या होगा? आप भी तो फिर बागी हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि चाहे सुन्नी हो शिया हो जो भी हो, सबसे पहले देख ले वहां पर रेंजर्स केस में 14 जो नौजवान अंदर किए हैं उसके ऊपर भी स्टडी करे। रियासत और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान इस तरह की चीजें होती रहती है, मतलब थोड़ा इन चीजों पे नजरसानी करे, नौजवानों को जो है थोड़ा सा रिलीफ दे दे, तो उनको रोजगारी की तरफ लेकर आए तो ये खुद ब खुद अमन पैदा हो जाएगी। देखो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पॉलिसी जंग की तरफ है तो फिर जंग होगी, नहीं अगर आपकी पॉलिसी अमन की तरफ है, जैसा वजीर आजम साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, डेवलपमेंट, अमन, अमन, तालीम, अमन। भाई अमन तब होगी ना जब आप अंदरूनी इन चीजों का खात्मा करेंगे। आप बाहर अमन की बात करेंगे, अंदर से पॉलिसी कुछ और होगी, तो मेरे ख्याल में फिर ये एक कामयाब पॉलिसी नहीं होगी। जी भाई। जी इकबाल साहब, ये मेरा मौकूफ था। आवाज आ रही है आपको पाशा साहब? जी भाईजान, आवाज आ रही है। जी जी आवाज आ रही है। जी भाई अकबर भाई, मैंने अपना मौकूफ वाज़ा किया। पाशा साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। जी इकबाल भाई।
आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है इकबाल भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, हाँ इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है जी। तो यावर भाई आपकी तरफ आते हैं, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी यावर भाई, यावर अब्बास भाई की तरफ चलते हैं। जी यावर भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी यावर भाई, मेरे ख्याल से यावर भाई की तरफ जो है वो आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। तो अहमद तुराबी की तरफ हम चलते हैं। जी तो आप क्या समझते हैं सर कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ख़ास कर जी यावर भाई आवाज़ आ रही है आपकी तरफ? मेरे ख्याल मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है यावर भाई की तरफ। नेट का तो इशू अहमद है तुराबी मौसम में। साहब, जी आवाज़ आ रही है जी जी ब्रदर आपको? जी जी आ रही है, जी आ रही है। तब तक हम अपने नाजरीन को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जवाहिर मौसवी जो है वो प्रोग्राम के बारे में जो है वो ज़बरदस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके अच्छा, जी यावर भाई। जवाहिर मौसवी प्रोग्राम के बारे में जो है वो कह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो इम्तियाज़ जाफरी साहब जो है वो प्रोग्राम में शुक्रिया आपका। इसके साथ हिना रिजवान हैं, बेहद शुक्रिया। फ़िज़ा नकवी कहती हैं कि बट रियासत के खिलाफ जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क के जो है वो वफादार होने चाहिए। तो फ़िज़ा नकवी साहिबा, आपसे कह दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो कोई भी रियासत के खिलाफ बात नहीं करता। कोई भी नॉन एंटी स्टेट जो एक्टिस्ट है वो वहाँ पे नहीं है। अपने बुनियादी हकूक़ की बात करना जो है वो ये एक जमहूरी हक़ है। वो किसी भी शहरी के लिए का जमहूरी हक़ है, जमहूरी हक़ है, वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो बुरेर सुल्तान हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होने के लिए। इसके अलावा वसीम हसन भी आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए हैं मेरे साथ से। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जो है वो जी अब्बास भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी इकबाल भाई। जी अहमद तुराबी साहब। जी 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 अब्बास भाई आपकी तरफ आते दीगर मेहमानों की तरफ मेरे ख्याल से इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, उनकी तरफ आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपसे जी बात करते हैं। आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हालिया जो लिस्ट जारी हुई शेड्यूल 4 की, ठीक है, उसमें ऐसे अशखास भी, ऐसे लोग भी जो है वो शरीक हैं जो है वो सियासी पार्टीज से उनका ताल्लुक़ है, यानी रूलिंग जो है वो पार्टीज़ के साथ इत्तेहादी भी हैं। जिस तरह जो है वो आगा अली रिजवी साहब हैं, अभी जो है वो शेख करीमी साहब हैं, इस तरह के शहजाद आगा साहब हैं। तो क्या हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे इतनी एम्पावर नहीं है, पावर में नहीं है कि वो जो है वो अपनी बात कर सकें, ख़ासकर अपने जो असेंबली मेंबर्स हैं उनकी बात कर सकें। तो क्या आप समझते हैं सब? देखिए ब्रदर, मतलब जो वफाकी पार्टियां हैं ना वो तो अपना सोचती है, मतलब मेरे उन ख्याल लोगों से ने अपने इंटरनेट का अपने थोड़ा सा टाइम इशू पीरियड आ रहा में है, जो जिस है। वजह से बार-बार जो है वो हमारे जो मेहमान हैं ख़ासकर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ से। जी जी, तो वफाकी पार्टियों का ये मसला है कि तब भाईजान तक जो है हर वो हम बंदा बात अपना करते हैं टाइम। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हकूक़ की। जी इकबाल भाई, मैं बात करूं? अहमद तुराबी साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी अहमद तुराबी साहब। जी जी इकबाल भाई। जी मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी हालिया लिस्ट जारी हुई है शेड्यूल 4 की,
اس میں کچھ ایسی شخصیات بھی جو ہے وہ شیڈول 4 میں موجود ہیں جو گلگت بلتستان کے جو ہے وہ سیاسی پارٹیز سے اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے بھی نام اس لسٹ میں جاری ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کی ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے خاص کر جو ہے وہ اپنے رہنماؤں کے لیے آواز اٹھا سکتی؟ جی احمد بھائی. جی اقبال بھائی، بنیادی لحاظ سے آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کون سے اختیار ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کریں؟ پاکستان کے اندر جو ڈوریں چلائی جاتی جی جی ہیں، بالکل ڈوریں گلگت ہلائی جاتی بلتستان کی ہیں، جو بات. معاملات چلائے جاتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. جی تو وہ انہی جگہوں سے پس پردہ لوگ معاملات کو پاکستان میں بھی چلاتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی ہمارے ہاں بھرپور طریقے سے وہی لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک. اس حوالے سے آپ اپنا آغالی رضوی کی بات کی، میں یہاں شیخ مرزا علی صاحب کی بات کروں گا، اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ کا صدر ہے گلگت بلتستان کے، جس میں تمام مقاصد فکر کے علماء کرام موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیدار علی جو تمام قوموں کے لیے گلگت کے اندر مجھ سے بھی زیادہ بہتر عباس بھائی بتا سکتے ہیں، تمام قوموں کے لیے وہ قابل قبول شخصیت ہے، تک کہ کوہستان چلاس تک جا کے جرگہ کر آتے ہیں. اب ایسے لوگ تو ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جیسے امن پرامن لوگ، تاکہ ان کو دیکھ کے ماحول اور حالات اور بہتر ہو. بدقسمتی یہ ہے ان پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل ان کو فورس شیڈول میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے. اسی طرح آپ آغلی رضوی کی بھی بات کریں بلتستان کے اندر، ان کے ساتھ بھی مسلسل یہی صورتحال ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم آئے تو ان کے اس لسٹ کے اندر موجود تھے وہ، مگر وہ لسٹ ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اسی طرح حکومتی پارٹیز کے ساتھ وہ الیکشن کے اندر کیمپین کرتے رہے ہیں، بھرپور طریقے سے کیمپین کیا. جب الیکشن ختم ہوا، آج دیکھیں آج لسٹ جاری کیا، اسی میں آغلی رضوی کا نام موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے عہدیداران یا ان کے ذمہ داران کے پاس وہ میرے خیال سے اختیارات نہیں ہے کہ وہ کچھ فیصلہ کر سکیں. خاص طور پہ گلگت بلتستان کے نظام کے اندر ہمارے وہاں پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن بھی کس طرح کرائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک اسٹوری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جی لسٹوں احمد کے بھائی. اندر یا ان میں نام چینج کرنے کا یا نام نکالنے کا یا نام ڈالنے کا اختیار تک ہمارے وہاں کی گورنمنٹ یا گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ معاملہ ریاست پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے. آپ کے میں ایک سوال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آپ کو چلوں کہ ایک کسی نے یہاں نیچے کامنٹس کے اندر سوال کیا تھا کہ ہم پاکستان کی اینٹی بات کرتے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر جس طرح پاکستان کے یعنی پاکستان کے یوم آزادی ہو، یوم دفاع ہو، قرارداد پاکستان 23 مارچ ہو، جس انداز میں گلگت بلتستان میں منایا جاتا ہے شاید ہی پاکستان کے کسی صوبے یا کسی شہر میں منایا جاتا ہو. کیونکہ ہم کراچی میں رہے ہیں اور شروع سے کراچی میں رہتے آئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کراچی کے اندر کبھی 23 مارچ کو یا 6 ستمبر کو یا آپ کے یوم کبھی بھی اس طرح نہیں منایا گیا جس طرح گلگت بلتستان میں جس جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہے. ہم یہاں ہمیشہ سے بنیادی حقوق کی ہم بات کرتے رہے ہیں گلگت بلتستان میں، کہ وہاں کے لوگوں کو بنیادی حقوق ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شعور کے ہر حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ ان کا حق ملنا چاہیے. یہ کالے قانون کے ذریعے لوگوں کی آگاہی، لوگوں کے شعور کو تو آپ بند نہیں کر سکتے نا. اب آپ اقبال بھائی یہ تو نہیں بول سکتے کہ پچھلے 10 سال پہلے جو نوجوان تھے انہی سوچ کے لوگ آج ہوں گے. مطلب اس طرح کے کالے قانون میں لوگوں کا نام ڈالنے سے شاید وہ نفرتیں، وہ غصہ، وہ جو سلسلہ ہے وہ شاید شدت پکڑ جائے اور وہ کم نہیں ہوگا. ریاست کو چاہیے کہ پالیسی کے اندر نرمی کیا جائے اور پالیسی کے اندر ٹھہراؤ لائے جائے، برابری کی بنیاد کے اوپر قانون بنائے جائے، پرامن طریقے سے لوگوں کو رہنے کے موقع فراہم کیا جائے. ہر ٹائم آپ نے دیکھا گلگت کے اندر صورتحال خراب جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، جیسے ریسنٹلی کیا گیا، حالانکہ کوئی صورتحال ایسے موجود نہیں تھا، جس کے بالکل باوجود بالکل. بھی جان بوجھ کے وہ صورتحال پیدا کیا گیا تاکہ وہاں گلگت بلتستان کی صورتحال خراب ہو. یہ وہاں کے لوگوں کے شعور ہے، اسی شعور کی ہم بات کر رہے ہیں جو ان کو اس کا حق ملنا چاہیے. جیسے اب شعور کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اسی طرح کالے قانون کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کو روکا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کالے قانون کے اثرات جس انداز میں ہوتا ہے ہمارے گلگت بلتستان میں یا پاکستان میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے وہ بہت منفی ہے، بہت زیادہ منفی اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو میرے خیال میں
ریاست کو اپنی اس پالیسی کی طرف، پالیسی کو چینج کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. نیا سیٹ اپ آیا ہے, ہم ان سے ان کو توجہ دلاتے ہیں. وہاں کے جو عسکری قیادت گلگت بلتستان کے, ان کو بھی ہم اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ اس چیز قانون کو, کالے قانون کو ختم کیا جائے گلگت بلتستان کے اندر. ہاں, جو وہاں کے, ہم یہ نہیں پتا بولتے کہ پراپر طریقے سے ہر کوئی وہاں پہ اس پرامن ہے یا اس حوالے سے کالے قانون میں نہیں ہونا چاہیے. جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, جو بدامنی پھیلا رہے ہیں وہاں پہ, تو ان کا نام ہونا چاہیے, مگر اس کا ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ کون اس لسٹ میں ہونا چاہیے, کون نہیں ہونا چاہیے. ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے. سول سوسائٹی, سوشل سوسائٹی, آپ کے تمام طبقوں کو اس میں لے کے چلنا چاہیے, اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رات کو آپ ان کو فور شیڈول میں ڈالیں, اگلے دن نکالیں. یہ کوئی قانون نہیں ہے یا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا قانون ہے, جس کا مرضی ہے جو کرے, کچھ پوچھنے والا نہیں ہوتا. بدقسمتی ہے ہماری ان 7 سالوں میں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. جی یاور عباس بھائی, آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ جی یاور بھائی, چونکہ آپ جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے وہ شیڈول 4 کا آپ بھی شکار ہیں, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ہمارے ابھی خاص کر ابھی جو نئی لسٹ جاری ہوئی ہے, اس میں کچھ نئے لوگ بھی جو ہے وہ نئے نوجوان جو ہے وہ یہاں پہ شیڈول 4 میں ڈالے گئے ہیں. اور آپ بتا دیں, چونکہ آپ جو ہے وہ شیڈول 4 میں ہیں پچھلے 4 سال سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیڈول 4 میں ڈالے جانے سے جو ہماری یوتھ ہے, خاص کر ہمارے جوان ہیں, ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, اور اس جو کالے قانون ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یاور بھائی. جی یاور بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یاور بھائی. میرے خیال سے یاور بھائی کی طرف تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, آواز نہیں آ رہی ہے ان کی طرف. شیخ صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شیخ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں, آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی, یہ ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے جو ہمارے شخصیات ہیں پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ. اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو مدد کیا. جی شیخ صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی یاور بھائی, آپ بتا دیں. آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے, ان میوٹ کر لیجیے یاور بھائی. یار اقبال بھائی, پہلے اسی پہ بات کریں, ہمیں انٹرنیٹ چاہیے یار. سب سے پہلا اور اس بیسک کے اوپر جو ہے وہ عباس بھائی ہم نے 12 بات کی. تو جی احمد بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ابھی اس دور میں جو ہے وہ, اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ, جب بھی ہمارے مہمان وہاں سے گلگت بلتستان سے کوئی ایک آدھ مہمان ہوتا ہے, تو یہ جو ایشو ہے یہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اس کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم ایک آدھ جو ہے وہ بات انٹرنیٹ کے اوپر کر ہی دیتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تو اس مسئلے کے اوپر بات کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں. تو احمد بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں 22ویں صدی چل رہی ہے, لوگ جو ہے 5G کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو گلگت بلتستان میں 2G بھی مشکل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چونکہ آن لائن ہے, پورا ایجوکیشن سسٹم آن لائن ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو آپ تو اس مسائل سے نہیں گزرے ہوں گے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی اقبال بھائی, بالکل عباس بھائی نے بالکل احمد صحیح بھائی. کہا کہ سب سے بیسک مسئلہ
آج کے دور کے اندر جبکہ کرونے کی صورتحال ہے جس کے اندر ہر چیز آن لائن کی جا رہی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ کی مارکیٹنگ ہو، ہر چیز آپ کو دیکھیں آن لائن چل رہی ہے. ہر جگہ ٹکٹنگ سے لے کے ہم ابھی ٹوریزم کا ہمارے گلگت بلتستان میں ایک سلسلہ ہے، ہر چیز بیس کرتا ہے انٹرنیٹ تو بات کی بات ہے. ہمارے وہاں تو سگنل نہیں ہے، بہت سارے ایریوں کے اندر موبائل بیسک سگنلس نہیں ہے، تو ہم انٹرنیٹ کی طرف تو بات جاتے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ ہوگا کہ سگنلس بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے آج بھی کئی کلومیٹر چل کے مین شہر میں آنا پڑتا ہے، یا جو سٹی والے ایریا میں آ کے وہاں جا کے رابطہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی ایک بنیادی حقوق ہماری ضبط کیا جا رہا ہے ہماری گلگت بلتستان میں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوان ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی یہ جو آپ کا 2 GB برائے نام ہمیں دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں، یہ برائے نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہم 4G دیا گیا تو آپ کو پتہ ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. مجھ سے بہتر باقی دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی 2G پہ ہمارے وہاں کے گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے وہ اتنے ایکٹیو ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو 4G آئے تو اس حقوق کے حوالے سے کتنے اسپیڈ میں اور کتنی تیزی سے بات ہوگی، اور کمیونیکیشن کا نظام کتنا بہتر ہوگا. آپ مجھ سے بہتر پتہ ہے کون نہیں چاہتا اس نظام کے اندر، کون نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگوں کو بیسک چیزیں میسر نہ ہوں. تو یہ بدقسمتی ہے، حالانکہ یہ تعلیمی نظام ہر چیز آپ کا آن لائن چل رہا ہے، سلسلہ آن لائن چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی بیسک بالکل انٹرنیٹ سہولت اسی موجود حوالے نہیں ہے سے جو وہاں ہے وہ پہ. احمد بھائی دیکھیے احمد بھائی اسی حوالے سے ہی، چونکہ پچھلے سال جب کووڈ آیا تھا تو گلگت بلتستان کے اوپر جو ہے وہاں کی یوتھ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان. تب ہوا کچھ یوں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سارا مسئلہ ہوا، کیونکہ تمام تر یونیورسٹیز نے اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آن لائن کر دیا. تو تب وہاں کے جو ونگ کمانڈر ہے، وہ چونکہ انٹرنیٹ پرووائڈر جو کمپنی ہے وہ SCO ہے، ونگ کمانڈر نے ایک بیان دیا، وہ انتہائی تشویشناک تھا. میں بھی آپ نے بھی سنا ہوگا. ان کا جی کہنا جی یہ تھا کہ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان میں حالیہ جو 4 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں، 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ دیگر شہروں سے آئے ہیں، جیسے کراچی، اسلام آباد، پنڈی، لاہور سے. تو ان کی وجہ سے انٹرنیٹ میں ایشو آ رہا ہے، انٹرنیٹ کا فقدان ہوا ہے. تو ہم انٹرنیٹ بھول ہی گئے، ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آیا ہماری جو 4 لاکھ جو یوتھ ہے، ایک پروڈکٹیو ایج گروپ ہے یوتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے باہر کیوں ہے؟ کیا بنیادی وجہ ہے؟ آیا جان کے لوگوں نے یہاں پہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو مسائل ہوتے ہیں، تو جان کے باہر کیا گیا ہے یا اس طرح کے مسائل وہاں پہ ہیں؟ تو انٹرنیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر مہمان ہیں گلگت بلتستان سے، جو بھی مہمان آتے ہیں وہ ایک آدھ منٹ ہی بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد انٹرنیٹ کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے. تو بات بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اب ادھوری بات رہتی ہے تو مکمل بھی نہیں ہوتا. ایک ہمارے جو ویور ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے. عارف جان ہے، وہ کہتے ہیں اگر گلگت بلتستان کو جو ہے وہ سپریٹ اسٹیٹ بنایا جاتا ہے آج ہی، تو کیا گلگت بلتستان جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ سرو کرے گا؟ ایک طرف جو ہے وہ انڈیا جیسا پاورفل جو ہے وہ دشمن ٹیررسٹ ملک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا جیسا ملک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عباس بھائی، سوری اپنا احمد بھائی، کیا اس طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے ویور کے سوال ہے، تو اس سوال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے شروع سے ہی ہماری ایک جی احمد بھائی. اس کے حوالے سے اسٹینڈ ہے ہمارے شروع سے اس حوالے سے ہماری پارٹی کی بھی ایک اسٹینڈ ہے، اور ایز اے گلگت بلتستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے ہی جو ہمارے بزرگوں نے الاگ کیا یا جو بھی سسٹم چلا، ہم چاہتے ہیں اسی میں رہ کے ہمیں ہم بیسک بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم ریاست الگ کی بات نہیں کرتے، اور نہ ہم الگ ملک کی بات کرتے ہیں یا نہ الگ نظام کی بات کرتے ہیں. ہم بیسک جو پاکستان کے باقی شہروں کو، باقی صوبوں کے جو شہریوں کو جو حقوق موجود ہیں، ملے ہیں، وہی بیسک ہمیں دیا جائے. کیوں نہیں دیا جاتا کہ آج وہاں پہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. گلگت بلتستان کے بالکل ٹھیک ہے. 70-80% جو یوتھ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ جاتے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر پڑھنے کے لیے. کیا صرف اور صرف یہ پڑھائی کی بیس کرتے ہیں؟ نہیں. آپ ان کو دیکھیں، ان کی فائنینشلی طور کے اوپر وہ اور کمزور ہوتے ہیں. جو پیسہ وہیں گلگت بلتستان میں یا اسکردو میں یا گلگت میں رہ کے وہاں کے اسٹوڈنٹ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں بہت اچھے انداز میں، وہ ڈبل ان کو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر استعمال کرنا پڑتا ہے، ڈبل. جس کی وجہ سے وہ دوسرے جو معاملات ہیں وہ رک جاتے ہیں، گھر ہی تو معاملات فائنینشلی طور کے اوپر ہمارے گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. اب
आप मुझे बताएं ऐसे सूरत के अंदर हम किस चीज़ की मुतालबा करें? बदकिस्मती ये है यहाँ पे बुनियादी हुकूक का जो तकाजा किया जाता है, मांगा जाता है, उसको लेके जाके हम आपका हुब्बुल वतनी की तरफ लेके चले जाते हैं कि भाई एंटी रियासत बात कर रहे हैं, एंटी मुल्क बात कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की या इस सिस्टम की कि हम बुनियादी हुकूक की बात करें तो वहाँ पे लेकर आ जाया जाता है कि भाई इस तरह की बातें हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम बेसिक राइट की बात करते हैं, हुकूक दिया जाए, बेसिक राइट्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी बेसिक नेसेसरी है वो हमें प्रोवाइड किया जाए गिलगित बल्तिस्तान में। ये हमारा मुतालबा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि सवाल करने पे जो है वो सवाल का जवाब नहीं, सवाल करने वाले को ढूंढा जाता है ताकि उसे उठाए जाते हैं। जी यावर अब्बास भाई को हम वेलकम कहते हैं, बड़ी देर की मेहरबान आते आते वेलकम, आप आ गए। चूँकि यहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए, शेख साहब तो गिलगित बल्तिस्तान में है, वहाँ पे इंटरनेट का इशू है। तो यावर भाई हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम में काफ़ी वक्त आ चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 और इंसानी हुकूक की जो बदतमीज पामाली हो रही है पिछले कई सालों से, इसके ऊपर हम बात करें। आप खुद भी चूँकि पिछले 3-4 साल से शेड्यूल 4 का सामना कर रहे हैं और इसके अलावा आप गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम तर जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसके बात भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो यूथ है, ख़ासकर सहाफ़ी बरादरी है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो यूथ हैं, वो जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बात करते हैं, उनको शेड्यूल 4 में डाले जाने के बाद जो है वो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो ये जो काला कानून है, इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप 4 साल इससे गुजरे हैं तो आपको ज़्यादा मालूम है, आप क्या समझते हैं? जी। पहले तो इकबाल भाई आवाज चेक करें, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी इकबाल भाई? जी आपकी आवाज क्लियर है, भरपूर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई और तमाम साथी। देखें, सबसे पहले तो आज जो टॉपिक आपने चूज किया बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके हवाले से मैं इब्तिदाई चंद चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस शेड्यूल 4 जो या 88 का जो दफ़ा है 11EE जो है वो जो इस वक्त हम बहुत सारे दोस्तों के ऊपर लागू हो गया। बुनियादी तौर पर ये जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक जो बना है 88 का जो कानून बना है, ये ऐसे लोगों के खिलाफ बना है कि जो गलत जमातों से ताल्लुक रखते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, या फिर वो अफराद जो दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, उनकी माली सहूलत कर रहे हैं या उनको ग्राउंड के ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको दे रहे हैं। तो ऐसे अफराद की निगरानी के लिए और ऐसे अफराद को कानून के दायरे के मुताबिक सजा देने के लिए ये कानून बेसिकली बनाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे खित्ते के अंदर इस तरह के कानून जो लागू हो रहा है वो तो सरासर बिल्कुल नाइंसाफी और जुल्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप देखें कि फिर कवारियत की जो बात कर रहा है वो आज़ाद घूम रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लसानियत की जो बात कर रहा है वो आज़ाद फिर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नफरतें आवाम के अंदर फैला रहे हैं, वो आज़ाद फिर रहा है। आखिर वो कौन से ग्रुप है जिनके ऊपर ये शेड्यूल 4 लागू हुआ है, जो 4-4, 5-5, 10-10 सालों से शेड्यूल 4 के अंदर है? अगर हम उनकी लिस्ट के ऊपर फहरिस्त के और हाल ही में जो आई थी, आपने भी देखा होगा, उस फहरिस्त को आप स्टडी करें, उसके अंदर वो लोग हैं जो अपने बुनियादी राइट्स की बात करते हैं। जब हम बुनियादी राइट्स लेते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं भाई? बुनियादी राइट हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तालीम के निज़ाम बेहतर हो, हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हमारे लिए स्कूल्स बनाएं, हमारे लिए कॉलेजेस बनाएं। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि सेहत के सहूलियात हो, सेहत के सहूलियात आप वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाएं नए नए और मेडिकल कॉलेजेस बनाएं। आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डॉक्टर्स पैदा करें, इंजीनियर्स पैदा करें वहाँ पे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, दूर दराज इलाके हैं उन तक रसाई के लिए आप सड़कें बनाएं, रोड्स बनाएं। सियाहत का शोबा है, उसकी प्रमोशन के लिए ये सारी चीज़ें पहले ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सियाह यहाँ पे आता है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर फैसिलिटीज़, मेडिकल के फैसिलिटीज़ ना होने से वो सियाह वहाँ पे दम तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इन चीज़ों की डिमांड करते हैं।
जब हम इन चीज़ों की डिमांड करते हैं तो रियासत समझती है या रियासती इदारे समझते हैं कि हम इनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या कोई साजिश कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम रियासत के खिलाफ कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, ना हम रियासत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुशहाली आए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुशहाल हो। जब हम खुशहाल होंगे, जब हमारे अंदर खुशहाली आएगी तो बाकी चीज़ों शिनाख्त का जो मसला है हम वो ज़ाहिर सी बात है वो डेफिनेटली अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो शिनाख्त का ही होगा। तो अब यहाँ पे रियासत और रियासती इदारे जो है हमें रोक रहे हैं कि एक तो हमें तालीम से रोक रहे हैं कि हम एजुकेट ना हो, हमारा यूथ, हमारी नए नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता ना हो, वो अपने शऊर और आगाही से इस्तेफादा हासिल ना करें। इस वजह से उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है, हमें रोकने की कोशिश की जाती है। अब ये नहीं है कि पुलिस के जरिए हमें घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, मुख्तलिफ तरीकों से हमारे एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी न बनाना, यही इनका पॉलिसी का हिस्सा है कि हम एजुकेशन से दूर रहे। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर जाके पढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कोटा सिस्टम के नाम पे उनको रोका जा रहा है। बड़े बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर लाखों तलबा के लिए एक सीट आप दे रहे हो। तो ये सारे जो हरबे हैं ये बेसिकली हमें इल्म से दूर रखना और हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के ये जरिए हैं। और आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का जो इशू इस वक्त चल रहा है, उस इशू के तहत अगर फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है, हम एक्सेप्ट करते हैं हम मुतनाज़ा है, बेसिकली इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो हम समझते हैं गलत है। इन्होंने एक ही एंगल से ट्रीट किया है, हालांकि पलंदरी की जो तहरीक थी और गिलगित की जो तहरीक थी वो दो डिफरेंस तहरीक उठे थे 1947 के अंदर, जो पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बाद ये दो अलग तहरीकें उठी थी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कश्मीर के डोगरों से आज़ादी हासिल करके अपने स्टेट का ऐलान किया था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने हमें भी गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर के साथ नेती करके हमें कश्मीर इशू का हिस्सा बनाया। जब आपने हिस्सा बना लिया फिर हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, चलो हम इस इशू का हिस्सा है, तो वहाँ के अवाम को आप जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ के अवाम को जो सहूलियात दे रहे हैं या वहाँ के अंदर जो निज़ाम वहाँ राइज है उस निज़ाम को आप गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू कर दें। हम भी उसी तरह का निज़ाम चाहते हैं, उसी तरह की फैसिलिटीज चल रही। कश्मीर के अंदर छोटे से एरिया के 8000 मुरब्बा मील के अंदर आपने 50 यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मुरब्बा मील के ऊपर आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, वो भी यूनिवर्सिटी नहीं है, आप आए दिन उसकी हालत देख रहे हैं, वो एक फौजी छावनी बनाई है जहाँ पे आप जनरल और सिपाही पैदा कर रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, असातिज़ा लड़कियों की हरासमेंट कर रहे हैं और नौजवान जो है वो एक दूसरे को कुफर के फतवे लगा के कत्ल करने की कोशिश कर रहे, फसादात कर रहे। ये तो यूनिवर्सिटी जो आपने बनाया उसके अंदर भी माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अंदर अब फिर जब आप क्योंकि मैंने आज लिखा था दोस्तों को कि आज हम शेड्यूल 4 के फ़ज़ाइल बयान करेंगे, तो मैं कुछ फ़ज़ाइल भी दोस्तों के वो शुक्रगुज़ार करना चाहता हूँ क्योंकि अगली जो बारी है हमारे अगले दूसरे दोस्तों की है जो इस वक्त लाइव देख रहे होंगे, उनकी बारी है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ इस कानून के तहत आपके जो बुनियादी जो राइट्स है वो सारे सेल्फ होते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई राइट हासिल नहीं है, अगर एक कुछ चंद जो हासिल है उसको भी बंद किया जाता है। जैसे शिनाख्ती कार्ड आपको दिया जाता है पाकिस्तान का, आपको एक उबूरी शहरी बना के एक शिनाख्ती कार्ड देकर आपको लॉलीपॉप देके कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान के शहरी है, जबकि राइट हमें नहीं दी गई है। तो उसके अंदर वो शिनाख्ती कार्ड सबसे पहले आपका बंद होता है। उसके बाद फिर आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो तमाम बंद होते हैं, जितना आपका ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट जो है वो उसको बंद किया जाता है। उसके बाद फिर आपको अपने ज़िले के अंदर रहना पड़ता है, ज़िले की पुलिस से अपने इंतज़ामिया से जाके हाज़िरी लगानी पड़ती है। बेसिकली तो हम उस कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम ये चीज़ें जो रियासत के अंडर में वो चीज़ें तो कर रही है, लेकिन थानों में हाज़िरी लगाना ये चीज़ें जो है अब क्योंकि हम इस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस पे मेरा एक सवाल भी था कि जिस दिन आज से 3 साल पहले जब मुझे नगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो रात के अंदर मैंने थाने में मैंने कहा कि जितने इदारों के लोग वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप इस पे साइन करें कि आप मुजरिम हैं। तो मैंने कहा जब मैं मुजरिम हूँ तो आप कोई सबूत होंगे आपके पास कि मैंने ये जुर्म किया और इस जुर्म के तहत आप मुझे सजा दे रहे हैं, तो मैं आप मुझे कायल करें ना कि मैंने जुर्म किया क्या है। आप मुझे जब जुर्म बताएंगे मैं खुद साइन करके जाऊंगा।
जब मैं एक मुजरिम हूँ, अगर आपके कानून सबसे पहले तो हम पे लागू नहीं होते, अगर चलो आप जबरदस्ती लागू भी कर रहे हैं, तो मैं अगर आपके कानून के खिलाफ वर्जी कोई चीज करता हूँ तो आप मुझे सजा दे दे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। उनके पास कोई सबूत नहीं था, किसी भी तरह की कोई वो नहीं थी। जिले इंतजामिया से मैंने कहा कि मैंने जिंदगी भर कराची में काटी है, जिले के अंदर मैंने कोई तकरीर नहीं की है, जिले के अंदर मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपने किस कानून के तहत मुझे शेड्यूल 4 में नगर के अंदर, चलो कराची के अंदर पुलिस करती तो मैं कहता कि यार कराची के अंदर मैंने कुछ किया होगा, मुझे आप शेड्यूल 4 में डाल रहे, मुझे पाबंद कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता। तो मैंने वहां पर ये बहस चली, तो उनसे कहा कि आप टेबल करें, जो भी मेरे खिलाफ शवाहिद थे तो आप टेबल करें। तो उनका एक ही जुमला होता था, क्योंकि मुकामी लोग थे, सब जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि सर देखें, हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह की कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, बस हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। अब इस जो ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है ना, हमें इस ऑर्डर को फोकस करना है। ये इन्होंने सच कहा था उस वक्त। अब मुझे समझ में आ रही है कि बेसिकली इन्होंने जो नगर पुलिस के अफसरान थे, उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि ऊपर से ऑर्डर आता है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो एक असेंबली का मेंबर जो है एक तरफ रियासत से मराद ले रहा है, दूसरी तरफ वो शेड्यूल 4 के अंदर है। शेड्यूल 4 के अंदर होने का मतलब ये है कि वो एक दहशतगर्द है। आप दहशतगर्द को सर्री दे रहे हो, आप दहशतगर्द को मराद दे रहे हो, या आप यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक दहशतगर्द को आप असेंबली में बिठा के बैठे हो। या तो ये असेंबली जाली है या ये आपके कानून जाली है। तो इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। और जो आगा अली के हवाले से जो आगा करीमी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जब इस रियासत के मुफाद थे, आगा अली को इस्तेमाल करना था बल्तिस्तान के अंदर, बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, वहां पे जाके आगा अली ने इनकी कंपेन की। तो अगर आप ये शेड्यूल 4 आगा अली पे लागू करते हैं, तो उस वक्त आपने आगा अली को रोकना था, क्योंकि शेड्यूल 4 के अंदर मौजूद शख्स 10 से या 12 अफराद की इज्तिमा से भी खिताब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कैसे आगा अली रजी हजारों की तादाद में इज्तिमा के ऊपर जाके खिताब करके आपकी हुकूमत बना के लाके आपको सीएमशिप देता है, आपको पूरी गिलबिस्तान आपकी गोदी में डाल के देता है। उस वक्त आपको ये शेड्यूल 4 का ख्याल नहीं आया था? अगर आप डाल रहे हैं किसी कानून के, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं। अपने मफादात के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और असेंबली का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, शहजाद आगा साहब शेड्यूल 4 के अंदर मौजूद हैं। तो शहजाद आगा साहब अगर शेड्यूल 4 में वो दहशतगर्द है या किसी दहशतगर्द को उसने सहूलतकारी की है, तो फिर उसको रियासत मराद क्यों दे रही है, या उस असेंबली के अंदर बैठा क्यों है? मेरा ये सवाल है, मेरा शहजाद आगा से भी ये सवाल है कि अगर रियासत आपको दहशतगर्द कह रही है, तो आप उस असेंबली में बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिलकर आवाम को कुछ चीजों के ऊपर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे सियासतदान भी इसके अंदर शामिल है, हमारी इदारे भी इसके अंदर शामिल है, और हमारी सियासी जमातें भी। अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वहां पे इत्तेहादी बैठी हुई, और उनका गिलगित बल्तिस्तान का सरबराह जो है वो शेड्यूल 4 के अंदर मौजूद है। रियासत के कागज के तहत वो एक दहशतगर्द है। आप इत्तेहाद करके बैठे हुए, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप अपने इत्तेहाद खत्म करें या अपने बंदे को शेड्यूल 4 से निकलवाएं। क्या आज तक इस किसी भी तंजीम ने अपने फर्द को निकलवाने के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ है? अमजद एडवोकेट साहब अपोजिशन लीडर है, इस वक्त बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, उसका एक मेंबर शेड्यूल 4 के अंदर मौजूद है, उसके लिए कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। उन्हीं का एक बंदा जो है, एक सियासी कारकुन, इस वक्त आपने देखा होगा हमारे मुमताज काविज साहब जो हैं, वो एटीए के दफात के थे, उसको सजा हुई है बाकायदा फौजी अदालतों से। वो एक सियासी कारकुन था, वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसको उठा के आपने अंदर कर दिया। आपकी सियासी पूरी तंजीम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस पे बात करने को लिए तैयार नहीं है। आप बात करें, अगर वो गुनाहगार है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको रिहा होने कर दिया जाए। इस तरह की ये चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली हमें दबा के हमारे ऊपर हुक्मरानी करनी है। और जिस तरह अमेरिका और उसने अमेरिका ने अफगानिस्तान और क्या नाम है इराक के अंदर जो फार्मूला अप्लाई किया था, वही फार्मूला भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अप्लाई हो रहा है। ये लोग आ रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे वसाइल को लूट के चले जाएंगे। अमेरिका इराक के ऊपर इल्जाम था कि ये न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। तो होगी कि रियासत का और हुकूमत का जो है एक दोहरा मेयार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो सियासी शख्सियात हैं और इसके अलावा जो सियासी तंजीमों से और सियासी जो पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, वो भी शेड्यूल 4 में भी हैं और असेंबली में भी हैं और बाहर से बाहर भी हैं। तो इसके अलावा जो हमारे जो नौजवान हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं,
मीडिया के लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, उनके ऊपर शेड्यूल 4 तो लगाया गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर जो है शेड्यूल 4 लगाया गया। तो प्रोग्राम में भी काफ़ी वक्त आ चुका है, इंशाल्लाह ये इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। आखिर में जो है वो आप तीनों मेहमानों से जो है वो एक मैसेज जो है वो हमारी खासकर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, जी एडवोकेट अहमद तुराबी साहब, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से यही है कि अपने हुकूक को जानें, अपने हुकूक को पहचानें, उसके हवाले से आगाही दें और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें, कानूनी तरीके से, अखलाकी तरीके से, तहरीक के ज़रिए जद्दोजहद जारी रखें। अब आगाही मुहिम, शऊरी मुहिम जिस अंदाज में भी हो सकता है एक दूसरे को पहुँचाएँ। अपने अपने ख़िलाफ़ होने वाले, गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले साजिशें या उसके ख़िलाफ़ बनने वाले कवानीन, उसके हवाले से भी वहाँ के शहरियों को आगाह करते रहना हम सब की ज़िम्मेदारी है, ताकि ये कानून और इन्हीं हवाले से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। जब हमें मालूम हो, हमें पता हो कि हमारे ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं, ये हमारी बेसिक ज़िम्मेदारी है मेरे ख्याल से। जी बहुत शुक्रिया। जी अब्बास पाशा साहब। ये इकबाल भाई, आखिरी मेरे तरफ से ये पैगाम है कौम के लिए कि हम यूएन में वैसे भी मुतनाज़, हमारा फैसला होने तक जो है हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। उसके बाद जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा, तो तब तक तो हमें दूसरे सूबों के बराबर में इख्तियारात दे दें। चलो 5वां सूबा ही सही हो, पूरी सूबा सही हो, पूरी सूबा बना के दे दे, हमें इख्तियारात दे दे। अव्वल तो कश्मीर तरस का सेटअप चाहिए हमें भी, कश्मीर हमसे बहुत छोटा है, उनको दे दिया तो हमें भी मिलना चाहिए, नहीं देते तो पूरी सूबा सही हमें मुकम्मल इख्तियारात दे दें यूएन से फैसला होने तक। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग यूनिटी के साथ रहें। हम वहाँ पर डिवाइड है सियासी एंगल में, मजहबी एंगल में, मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन किधर से आगे किस प्लेटफॉर्म से काम करता है। तो इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है, इज्तिमाई सोच ही जो है इलाके को बदल सकती है। मेरी कौम से गुजारिश है कि तमाम चीज़ों को भूल के रफा दफा की तरफ आए, अमन की तरफ आए। और ये जो शेड्यूल 4 की कहानी में जितने नौजवान जेलों में बैठे हुए हैं, इनके हल के लिए हम सब मिल के, मैं खुद इंसानी हुकूक के प्लेटफॉर्म से एक जिम्मेदार बंदा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं बिल्कुल मुकम्मल कोशिशों में हूँ। इसमें आप सब भाइयों की ज़रूरत है, आप लोग साथ ताउन करें। मजहबी प्लेटफॉर्म पे जितने वर्किंग कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, सियासी लोगों से भी गुजारिश है, आए मिल के विभाग के साथ बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, इन चीज़ों का हल निकालेंगे और जी, एक जी। पुरअमन बना के आगे डेवलप होने की पूरी कोशिश करेंगे। जी इकबाल भाई। जी यावर भाई। जी इकबाल भाई, मैं नौजवानों से ही गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैंने सियासी पार्टियों को भी बहुत करीब से देखा है, मजहबी पार्टियों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, और कॉन्फ्रेंस तंजीमों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। तो अब हम इन सब से मायूस हो चुके हैं। सीधी बात मैं करूंगा, मैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, उस सबसे मायूस हो चुके हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान नस्ल है, मैं तमाम अजला के नौजवानों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कुछ भी नहीं करना है। इन पॉलिटिकल पार्टीज के नारे लगाना, बैनर लगाना, ये सारी चीजें खत्म करनी है। इलाका वाइज आपने सबसे पहले कमेटियां बनानी है, तंजीमें डेवलप करनी है, और अपने जो सिविक इश्यूज से आप वहां से सियासत का आगाज करें। अपने सिविक इश्यूज को लेके आप बाहर निकलें, आप अपने इलाके के एमएनए की गिरीबान पकड़ें, पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकल के एक होके, फिर उसके बाद जब आपकी ये मसले होंगे तो आप जी भी लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के तमाम अजला के दोस्त वहां पर बैठे, इस तरह का कोई यूथ का प्लेटफॉर्म आप ऑर्गेनाइज करें, करके अपने जो छोटे मसले हैं पहले इनको सॉल्व करें। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो पब्लिक का अगला डिमांड जो होना है वो यही होना है कि अपनी शिनाख्त की डिमांड के लिए पब्लिक को अवेयर करें। आप पब्लिक को सिविक इश्यूज से लेके आप शिनाख्त की तरफ ले जा सकते हैं। उससे पहले अगर हम डायरेक्ट ऊपर से कहें कि ये शिनाख्त दे दो, ये चीजें इस तरह का सब, ये चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है इस वक्त। तो दोस्तों से गुजारिश है कि आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें, इलाका वाइज और अजला वाइज एक कोऑर्डिनेशन में रहे, एक दूसरे के मजहबी या इलाकाई या आपकी जो ख्यालात है उनकी कदर करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के तमाम जज्बात का कदर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। पीछे जो हुआ उसको भूल के मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاور بھائی. آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ تمام نے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں متحد رہنا ہے. تمام تر لسانی، مذہبی اور علاقائی تمام تر جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو بلا کے گلگت بلتستان کی آپ نے بات کرنی ہے. ایسے ہی ممکن ہے کہ تمام تر جو بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا. بالکل تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ جمہوری طرز سے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ شیڈول 4 ہو گئے، اس طرح کے دیگر جو ایجوکیشن کے ہمارے مسائل ہیں، پاور سٹی کے مسائل ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، تمام تر حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری یوتھ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور آپس میں جو پچھلے اختلافات ہیں ان کو بلا کے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. سیدہ زہرا نقوی، ذوالقرنین حیدر، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سید شام حیدر، حنا رضوان اور عارف جان، اور اس کے علاوہ جو ہے گریز سلطان، وسیم حسنین اور فضا نقوی، آپ امتیاز جعفری اور جواہر موسوی، آپ تمام کا بھی شکریہ. آپ نے ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ اگلے جمعے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. احمد بھائی اور یاور بھائی، آپ تمام کا بھی شکریہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.